दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम यूरोपियों का भारत आगमन और उनके भारत में महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, उनका क्रम देखेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस सेशन से हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, या फिर वो सीजीपीएससी हो चाहे एसएससी हो, हर किसी न किसी साल में किसी न किसी एग्जाम में ये वाला पोर्शन एक बार टच होता ही है। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब थी? 16 में आई थी। ठीक है, 1600 में आई थी। और जब ये आए थे तब मुगल सम्राट था कौन? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर था, अकबर के बाद जहांगीर। महारानी ने जो पत्र लिखा था उसमें नाम अकबर के लिए लिखा था, लेकिन जब वो मतलब भारत आए, ब्रिटिशर्स भारत आए, हेक्टर नामक जहाज से हॉकिंस आया था, तब जो था शासनकाल चेंज हो गया था, जहांगीर का शासन आ गया था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन देखते हैं। अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। इस कंपनी को लगभग 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। व्यापारिक एकाधिकार मतलब क्या है कि ब्रिटिश की एक ही कंपनी जाके, उस कंपनी के पास एकाधिकार है, मोनोपोली है कि वो जाके भारत या फिर पूर्वी देशों में जाके व्यापार कर सकती है। ठीक है, इसके बाद ये जेम्स फर्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ ने इसे 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया था, फिर जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चितकालीन कर दिया था। ठीक है, जो आगे जाके जब 1813 का चार्टर एक्ट आएगा उसमें ये व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस था, 1608 में सूरत पहुंचा, तत्पश्चात 1609 में आगरा में जहांगीर के शाही दरबार में आया था। ठीक है, जो हॉकिंस था वो जहांगीर के शाही दरबार में आया था और इसे सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन चाहिए थी और परमिशन मिल भी गया था, लेकिन तब पुर्तगाली जो थे, मतलब पोर्तुगीज जो शाही दरबार में बैठते थे, क्योंकि पुर्तगाली 1498 से 1500 के टाइम में ये पहले ही भारत आ चुके थे। ठीक है, तो उनका एक म्यूचुअल दबाव बन चुका था अभी तक भारत के राजाओं पे। ठीक है, तो उन्होंने जैसे उनके दबाव में, पुर्तगाली अधिकारियों के दबाव में, ये जो शाही फरमान था जो ब्रिटिशर्स को मिला था, ठीक है, उसको वापस ले लिया गया था, शाही फरमान को। और हॉकिंस था, हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था, इसीलिए जहांगीर इससे बहुत ही इंप्रेस हुआ। और पूछा जाता है कि अंग्रेज किस जहाज में भारत आए थे। ठीक है, तो जहाज का क्या नाम था? हेक्टर नाम था। ठीक है, हेक्टर नामक ब्रिटिश व्यापारिक जहाज के कप्तान था वो हॉकिंस, और वो उसी जहाज में भारत आए थे। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है? साथ ही साथ आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा समझने वाली बात है कि जो कोची है वो पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश था, फिर वहां पे डच आए, फिर आगे जाके ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, डच को अंग्रेजों ने बाहर किया था बेदरा के युद्ध में, याद रखना है। ठीक है, तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, गलत है, वो था ब्रिटिशरों के उपनिवेश में। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम की स्थापना की, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार हुआ, ये गलत है, पहले वो पुर्तगाली का उपनिवेश था, तो उसके बाद डचों ने अधिकार किया था। ठीक है, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, वो लास्ट में बन गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स का उपनिवेश। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी।
अगला है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया। और पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। अंग्रेजों ने 1633 में अपना पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम को बनाया था। ये भी सही है। और पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, 1498-99 में तो वो आए थे, आते के साथ अगर कब्जा करने लगते तो तभी उनको मारपीट के भगा दिए रहते। ठीक है, 1498 था, 1498 जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, तो वो भारत आया था। भारत में जो राजा जमोरिन थे, कोची के राजा जमोरिन, उनसे मिला था। ठीक है, जमोरिन का मतलब क्या होता है? जो समुद्र तट के राजा होते हैं उनको जमोरिन कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ खोला था? तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला था मसूलीपट्टनम में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना खोला था सूरत में। ठीक है, फ्रांसीसियों का भारत आगमन देखते हैं हम। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। अच्छा, इनका क्रम देख लेते हैं। ठीक है, पहले इनका क्रम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली, फिर आए डच। ठीक है, फिर आए इंग्लिश यानी ब्रिटिश अंग्रेज। ठीक है, फिर आए डेनिश डेन, फिर लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस, ऐसे करके याद करना है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस। और जो उनके जाने का क्रम था ना, वो भी यही था। पहले फ्रांसिस गए, फिर डेनिश गए, फिर ब्रिटिशर्स गए, फिर डच गए। लास्ट में जब 1961 में गोवा पर अधिकार जमाया गया, मतलब गोवा को भारत संघ में शामिल किया गया, तब जाके पोर्तुगीज का शासन भारत में खत्म हुआ था। ठीक है, इस क्रम को याद रखना है। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14, ठीक है, लुई 14 के क्रम में लुई 14 के क्रम में मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से लुई 14 थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कैंपनी फ्रेंकेस देस इंडेस ओरिएंटलिस, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, कैंपनी फ्रेंकेस देस इंडेस ओरिएंटलिस, ऐसे करके एक कंपनी बनी थी जो भारत में आई थी। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया तथा इसका सारा खर्च सरकार वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था, क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित एवं आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। 1698 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली गई थी। किसके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। ठीक है, गोलकुंडा रियासत के सुल्तान थे, जिनसे अधिकार पत्र मिला था। इनको अधिकार प्राप्त करने के पश्चात 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी। पहली कहाँ पे स्थापित की गई थी? पहली सूरत में, दूसरी की गई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, पहली सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। और एक फ्रांसीसी ही थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले घेराबंद की प्रणाली दी थी। जो जैसे यहाँ पे इनका ऑफिस है, जो भी है फ्रांसीसियों का यहाँ पे स्थान है, तो इतना बाउंड्री, जैसे घरों में आजकल बाउंड्री देखी जाती है ना, बड़ा सा बाउंड्री कर देते हैं, तो ये बाउंड्री फ्रांसीसी जब भारत में आए थे तब इन्होंने करना स्टार्ट किया था। पर जैसे मतलब भारत में जो लोकल राजा थे, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम होने लगी तो फिर इन्होंने वो हटा दिया, लेकिन अंग्रेज इसी के लिए भीड़ पड़े थे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो देखिए, डचों के बहुत सारे व्यापारिक अड्डे थे। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी स्थानों पर क्या था? डचों के व्यापारिक अड्डे थे। ठीक है, डचों के व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच और आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, सब में। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में
कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की व्यापारिक कोठियां स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां पुलिकट, सूरत, करिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, मछलीपट्टनम आदि में था। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी। ठीक है, पूर्वी तट मतलब उड़ीसा विशाखापट्टनम वाला रीजन था। ठीक है, उड़ीसा विशाखापट्टनम वाले रीजन में सबसे ज्यादा व्यापारिक इनकी कोठियां थी, व्यापारिक फैक्ट्रियां थी, क्योंकि ये वहां से जो इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब थे ना, वो सबके व्यापार से जुड़ सकते थे। डचों द्वारा भारत से नील नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया गया। नील, सोरा और सूती वस्त्र, नील, सोरा और सूती वस्त्र। पूछा जाता है कि भारत में सूती वस्त्र के उद्योग के लिए कौन आया था। ठीक है, तो डच आए थे, भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन करके उसका निर्यात करते थे। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ठीक है, याद रखना है, भारत से वस्त्रों का निर्यात का श्रेय डचों को ही जाता है। अगला है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब गठित की गई थी 1599 में, तब भारत में राजा था अकबर। ठीक है, लेकिन जब वो लोग आए 1608-9 में, तो शासक चेंज होके जहांगीर हो गया था। तो इसका आंसर लेना है आपको अकबर, क्योंकि इसमें स्पष्ट पूछ रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो भारत का कौन सा बादशाह हुआ, अकबर हुआ। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय पूछता तो फिर हम क्या आंसर लेते, जहांगीर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध कौन स्थापित किया था, पुर्तगाली किए थे। मैंने क्रम आपको बताया, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये क्रम को याद रखना है। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में भारत दूसरी बार आया था। ठीक है, इसको एक एग्जाम में पूछा था, सीजीपीएससी में ही पूछा था, एक साल पहले का ही पेपर है। एक दो सीजीपीएससी 2024 का ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, कि भारत कूट में पूछा था, 1502 में वास्को डी गामा भारत दोबारा आया था। ठीक है, तो इसको मतलब जज करना था वहां पे। तो हाँ, आया था सबसे पहले तो 1498 में आया था, फिर वो चला गया, एक साल में चला गया, फिर 1502 में दूसरी बार आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, सूरत में। ठीक है, और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई थी। ठीक है, जिसे जमहूरियन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया। 1503 में काली मिर्च के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कन्नूर 1505 में, कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। पहले तो कालीकट कोचीन के पास अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, फिर उसके बाद 1505 में कन्नूर को भी बनाया था। ठीक है, फिर 1503 में अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग फोर्ट बनवाया था। दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला, घेराबंदी, यहीं से आता है दुर्ग का कॉन्सेप्ट। दुर्ग का कॉन्सेप्ट क्या था, बाउंड्री करवा देना। ठीक है, बड़ी सी बाउंड्री करवा देना। भारत में सबसे पहले आने वाले एवं सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति पुर्तगाली थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, लेकिन सबसे बाद में भारत से गए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो हमने इसे अभी ऊपर में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पढ़ा, कौन थे, लुई 14। ठीक है, याद रखना है, इसके शासनकाल में हुई थी। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कैंपने फ्रेंकेस डेस इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैंपनेस फ्रेंकेस डेस इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, कहा गया, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था। सूरत में सर्वप्रथम कारखाना कौन खोलेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा घुमा सकता है, क्योंकि ना थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना है, 1613 में अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में कारखाना खोला था। ठीक है, और फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में सूरत में खोला था। इनका ये फर्स्ट कारखाना था। ठीक है,
फ्रांसीसियों का पहला कारखाना ही सूरत में खुला था, लेकिन सूरत में पहला कारखाना अंग्रेजों का खुला था। ठीक है, ये दोनों बातें अपने आप में थोड़ी सी अलग है, याद रखना है। पूछेगा सूरत में सबसे प्रथम कारखाना किसने खोला था, तो प्रथम कारखाना खोला था अंग्रेजों ने, लेकिन ये अंग्रेजों का प्रथम कारखाना नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों का सबसे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम हम पढ़ते हैं। फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना आता है सूरत में। ठीक है, पहला स्थायी कारखाना अपना अंग्रेजों ने खोला था। मसूलीपट्टनम जो था वो टेम्पोररी था, लेकिन सूरत का पहला कारखाना अंग्रेजों का कारखाना था। ठीक है, मतलब कारखाना फैक्ट्री, यस। सूरत में अपनी पहली पहली फैक्ट्री किसने स्थापित की थी, तो आएगा आंसर अंग्रेजों ने 1613 में। लेकिन फ्रांसीसियों की सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई थी, तो सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक है, देखते हैं। अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612 में सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किया। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, जब भी विलियम हॉकिंस परमिशन लेने पहुंचा था तो उसे शाही फरमान मिल गया था, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण ये शाही फरमान वापस ले लिया गया था। तो 1612 में सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों की इन्होंने जहाजी बेड़े को परास्त किया था। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक है, फिर 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने एक दूत टॉमस रो, इसका भी नाम आता है, जहांगीर के दरबार में वापस भेजा। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था। टॉमस रो ही था जिसे ये अधिकार पत्र प्राप्त कर पाया था। जितने भी मुगल के जितने भी भाग मुगल शासन के अंदर में आते थे, उन सभी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार टॉमस रो को मिला था। विलियम हॉकिंस था जो सबसे पहले कहां पहुंचा था, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। शाही फरमान भी मिल गया था, पर पोर्तुगीज के दबाव से इसे वापस ले लिया गया। अगला है, निम्न यूरोपीय शक्तियों का भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, क्रम बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया है पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेन और फ्रांसिस, इसे आप क्रम से जमा लें। पहले आए थे 4 2 1 3, 4 2 1 3, आंसर हो जाएगा बी। सी बी उल्टा हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। कर्नाटक युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था, तो जब फ्रांसीसी भारत आए तो उनकी भी मैंने आपको बताया कि 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की स्थापित हुई थी। 1668 में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री भी सूरत में स्थापित हुई थी। बाद में जब फ्रांसीसियों को भारत से बाहर करने की बारी आई थी तो उनके और अंग्रेजों के बीच कड़ा मुकाबला चला था। ठीक है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो जो युद्ध हुए थे ना, वही आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने गए थे, कर्नाटक युद्ध। 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप, फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1760 में वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो देखिए अंग्रेज वांडीवाश के युद्ध में परास्त किए थे फ्रांसीसियों को, और इसके बाद इनको भारत से बाहर जाना पड़ा था। भारत में जो इनका उपनिवेशक था उन्हें छोड़ना पड़ा था फ्रांसीसियों का। ठीक है, और फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध पूछेगा, तो बेदरा के युद्ध के द्वारा इन्होंने निकाला था डचों को बाहर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, बहुत ही अफवाह फैली थी एक बार। अफवाह क्या फैलेगी, सही होगा ये नाम। जैसे ये वाला रीजन हमारा बंगाल खाड़ी कहलाता है। ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे हुगली कलकत्ता वाली हुगली का प्रयोग होता था डकैती के लिए, और किनके द्वारा किया जाता था, पोर्तुगीज के द्वारा किया जाता था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जितने भी नाव चलते थे वहां पे डकैती होती थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराएगा, जो बेस्ट होगा वही हराएगा। ठीक है, बेस्ट ही हरा सकता है, थॉमस बेस्ट।
थॉमस बेस्ट ने क्या किया था, पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में हमने पढ़ा है डचों के जितने भी कारखाने थे सब मैंने आपको बताया क्रम से। तो चिंसूरा जो है वो बंगाल का ही क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो चिंसूरा में ही जो कारखाना है वो डचों ने स्थापित किया था। तो आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।